So indifference curve जो है, there is a graph that shows which shows that consumer gets the same level of satisfaction whether he consumes good X or good Y. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस का मीनिंग वही मीनिंग है जो इंग्लिश का होता है. इंडिफरेंस मीन व्हेन देयर इज नो डिफरेंस for the consumer whether to purchase X or Y good, he gets the same level of satisfaction. So it is a graph, या फिर आप इसको कह सकते हैं it is a curve which shows different combinations of two products that provide the same level of satisfaction to the consumer. ठीक है, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करते हैं. So consumer is totally indifferent whether to purchase X good or Y good, he gets the same level of satisfaction. आपको याद होगा AS में आप लोगों ने एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ग्राफ पढ़ा था, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ग्राफ इस तरह से लाइक कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता था, जिसको हम हाइपरबोला भी कहते थे. Indifference curve exactly looks the same like a unitary elastic demand curve. So we have X good on X axis and we have another good that is Y good on Y axis. X और Y ये दो कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं. Let's assume कि ये indifference curve शो करता है कि कंज्यूमर को 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलते हैं. तो इट मेक्स नो डिफरेंस वो कॉम्बिनेशन ए बाय कर ले, कॉम्बिनेशन बी बाय कर ले या सी बाय कर ले, all combinations will give him the same satisfaction, that is 100 units. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में भी एएस में जब हमने पढ़ा था, प्राइस कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम. सो यहाँ पे भी वही केस है कि एक्स बढ़ा दें, वाई बढ़ा दें, एक्स कम कर दें, वाई कम कर दें, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगी, दैट इज 100 यूनिट्स. सपोज करें कि इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स एट कॉम्बिनेशन ए वेयर ही विल परचेज y1 quantity of y good. At combination A, consumer purchases y1 quantity of y good and x1 quantity of x good. By moving from point A to B, now consumer is purchasing greater quantity of x good and he has reduced the quantity of y good. एक चीज उसने बढ़ा दी, x good को ज़्यादा खरीद लिया, y good को कम खरीदा, but combination B will also give him the same satisfaction, that is 100 units. Now further moving to the right to combination C, consumer purchases greater quantity of x good from x2 to x3 and reduces some quantity of y from y2 to y3. But again, combination C will also give him the same level of satisfaction, that is 100 units. So indifference curve का basic idea है कि consumer का satisfaction level change नहीं होता, चाहे वो x good ज़्यादा बाय कर ले, y कम कर दे, y ज़्यादा बाय कर ले, x कम कर दे. अगर वो इस तरह अपवर्ड मूव करे, y good को ज़्यादा खरीदे और x good को कम खरीदे, तब भी उसे satisfaction यही मिलेगी जो मैंने अभी 100 यूनिट्स बताया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक आई बिलीव कि यू आर डन विद दिस. अगर आप लोग लिख रहे थे तो चैट में लिख सकते हैं. आई विल शो यू अगेन. द नेक्स्ट थिंग इज लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि इन नॉर्मल केसेस इट इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड. नेगेटिवली स्लोप्ड. इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो ऊपर मैंने ग्राफ बनाया था एग्जैक्टली वो ग्राफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है ये इस तरह से ओरिजिन की तरफ
जो का होता है इट इज बाउड इनवर्ड. दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज इंडिफरेंस कर्व, दिस इज एक्स गुड एंड दिस इज वाई गुड. और ये नेगेटिवली स्लोप्ड इसलिए होगा क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम होती है फिक्स्ड होती है. अगर वो एक चीज ज्यादा खरीदेगा तो दूसरे उसे ऑटोमेटिकली कम करना पड़ती है, इसलिए इसकी स्लोप नेगेटिव होगी. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज okay, so the second property is ke higher indifference curve gives higher level of satisfaction. Second property is ke higher IC curve gives higher level of satisfaction. Satisfaction and vice versa. जी, हायर आईसी कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा एंड डेफिनेटली लोअर आईसी कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इसका क्या मतलब है? इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं कि सपोज करें कि एक आईसी कर्व है हमारे पास, ये IC1 इसको नाम दे दें एंड लेट्स अज्यूम कि इससे हमें 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. एक्स पे हमारे पास एक्स गुड है एंड वाई पे हमारे पास वाई गुड है. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. अब अगर हम एक और अगर इसी आईसी कर्व के लॉन्ग मूव करेंगे पॉइंट ए पे बी पे सी पे, तो ये सारे पॉइंट्स 100 सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे. लेकिन अगर पूरा ग्राफ ही ऊपर की तरफ चला जाए IC1 से IC2 की तरफ, तो अब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, 100 से 150 पे लेट से चला जाएगा. Although every point along IC2, that is point D, point E or point F, all points will give the same satisfaction level, that is 150 units. लेकिन ये IC curve IC2 will give more satisfaction as compared to IC1. ठीक है, इसका जो satisfaction level है IC2 का वो IC1 से ज़्यादा होगा. लेकिन if graph moves downward like IC1 से IC2 पे जाने की बजाय IC3 पे नीचे आ जाता है, तो अब आपके पास ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा. But again, along every point G, H or I along the IC3 curve will give same satisfaction, that is 50 units. So ये भी प्रॉपर्टी, अगर IC कर्व हायर होगा तो उससे सेटिस्फेक्शन हायर मिलेगी, लोअर होगा तो लोअर सेटिस्फेक्शन मिलेगी. Okay, so the third property is कि IC curve can never be positively sloped. ये पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकता. पॉजिटिव स्लोप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो बजट कॉन्स्ट्रेंट का जो बेसिक आइडिया है वो ख़त्म हो जाएगा. बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि आपकी इनकम फिक्स्ड होती है. फिक्स्ड इनकम के साथ अगर आप एक्स गुड ज़्यादा खरीदेंगे तो वाई गुड आपको कम करनी पड़ेगी. लेकिन जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो आप एक्स गुड X1 खरीद रहे थे, वाई गुड Y1 खरीद रहे थे, लेकिन अब क्या किया, आप एक्स गुड भी ज़्यादा खरीद रहे हैं, वाई गुड भी ज़्यादा खरीद रहे हैं. ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है because you have fixed income, and with fixed income if you purchase more of one good you have to reduce some quantity of another other good, but in this case it is not happening, so it is not possible. And the third case or property, fourth case is okay, it cannot be a vertical straight line. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता. ये क्यों नहीं होगा? ये भी बेसिक आइडिया के अगेंस्ट चली जाएगी बात अगर ऐसा होगा तो. अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो आईसी कर्व इस तरह से, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज एक्स कर्व पॉइंट एंड दिस इज आईसी कर्व एंड ऑन वाई वी हैव वाई गुड. अगर इस तरह से हो जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स गुड की क्वांटिटी X1 रहेगी. वाई गुड चाहे आप Y1 बाय कर लें, Y2 बाय कर लें, Y3 बाय कर लें,
x आपको कम नहीं करना पड़ रहा. So this is against the basic idea of budget constraint where budget is fixed, income is fixed. If you purchase more of one good, you have to reduce the quantity of another good, but in this case, it is not happening. Okay, so opposite to this case, if there is a horizontal straight line, then again it is not possible. It is not possible to be a horizontal straight line. ये horizontal straight line भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? इसकी भी वजह वही है कि ये बेसिक आइडिया ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट के खिलाफ चला जाता है. अगर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर ये क्या शो करेगा कि एक्स गुड आप जितना मर्जी खरीदते जाएं, वाई आपको कम नहीं करना पड़ेगा. लेट्स से कि आप वाई गुड जो है 10 यूनिट्स बाय करें, आप एक्स जितना मर्जी खरीद लें, 10 बाय कर लें, आप 20 बाय कर लें, 30 बाय कर लें, वाई आपको कम नहीं करना पड़ रहा. वो 10 था तो 10 यूनिट्स आपको मिल रहे हैं. अगेन दिस इज अगेंस्ट द बेसिक आइडिया कि आप बजट आपका फिक्स्ड होता है, एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी कम करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कम नहीं हो रही. एंड द सिक्स्थ थिंग इज कि in case of okay, so in case of perfect complements, IC curve will be L shaped. So ये एक यूनिक सा लाइक केस है जब दो गुड्स आपस में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हों तो ग्राफ एल शेप बनता है. अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं इनका भी पहले पता होना चाहिए. और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली, जी रोहमा मैं वही बता रहा हूँ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इस एक दूसरे को कंप्लीट कर देती हैं. एक के बाद बगैर दूसरा बिल्कुल भी लाइक इनकम्प्लीट होता है, उसका कोई यूज ही नहीं होता. जैसे लाइक राइट एंड लेफ्ट शू की एग्जांपल ले लें. वन राइट शू is a perfect complement to the one left shoe. लाइक कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मार्केट में कोई बंदा आ रहा हो, एक्सेप्शन ज़ाहिर हर केस में होती हैं, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई आ रहा हो और वो कह रहा हो कि मुझे सिर्फ राइट शू दे दें, ना ही कोई सेलर उसे सेल करेगा और ना ही कोई बायर इस तरह की डिमांड करता है. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप राइट शू दो ले लें और लेफ्ट शू एक ले लें. आपको पता हो कि जी आपका राइट शू जल्दी टूट जाता है तो आप दो लेके रख दें सेम शू के, और ना तो इस तरह की अवेलेबिलिटी होती है और ना ही कोई कंज्यूमर इस तरह से बाय करता है. सो इसलिए कोई एक पॉइंट होगा जहां पे एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कंज्यूमर बाय कर सकते हैं, उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन उसको सूट नहीं करता. जब पॉइंट एक ही होगा तो वो ग्राफ को एल शेप बना देगा. कैसे? इस तरह से. सपोज करें ये हमारे पास आ गया. सो सिर्फ एक पॉइंट होगा जहां पे कंज्यूमर बाय कर सकते हैं, वो ये पॉइंट है, यानी ही विल परचेज वन लेफ्ट शू अगेंस्ट वन राइट शू. कोई भी बंदा, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि लेफ्ट शू तो चलें एक ही दे दें मुझे, लेकिन राइट शू मुझे दो दे दें. ऐसा नहीं हो सकता. या कहे कि राइट शू एक दे दें और लेफ्ट शू मुझे दो दे दें. ऐसा भी नहीं होगा. सो राइट एंड लेफ्ट शू कंप्लीट परफेक्टली कंप्लीट ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्स वो चीजें होती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट कर देती हैं. एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना जो किसी को प्रेज करना, तारीफ करना, ये वो वाला नहीं है, ये वो है जो कंप्लीट करते हैं चीजें एक दूसरे को. सो इसमें फिर एल शेप बनेगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में. ओके, सो नाउ मूविंग टू द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी कि
सेवन्थ प्रॉपर्टी कि IC curve will be negatively sloped straight line in case of perfect substitutes. Perfect substitutes ऐसी चीजें होती हैं जो दो प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली 100% रिप्लेस कर दें और कंज्यूमर को ज़रा भी कोई डिफरेंस फील ना हो कि उसने कौन सी चीज़ बाय करनी है और कौन सी छोड़नी है. It makes no difference for him whether to purchase X or Y good. Both are exactly same. Again, perfect substitutes की भी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लाइक हमें बहुत रेयर एग्जाम्पल्स मिलती हैं. जैसे लाइक टी एंड कॉफ़ी की एग्जांपल ले लें. टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. कुछ लोग होते हैं जो यूज टू होते हैं लाइक कॉफ़ी के साथ, उनको टी जो है उस तरह से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा. अगर उनको कॉफ़ी मिल जाती है तो उन्हें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है. अगरचे ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल में आती हैं. जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, इस लैपटॉप का भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा जो उसको रिप्लेस कर सकता है. जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा. लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे? जैसे आप सपोज करें एग्जाम में जब जाते हैं, कैम्ब्रिज एग्जाम में, तो कैम्ब्रिज आपको अलाउ करता है कि या ब्लू पेन यूज़ करें या फिर ब्लैक पेन यूज़ करें. इट मीन्स कि अब आपके पास अगर ब्लू पेन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एग्जैक्टली ब्लैक पेन के साथ भी 100% सेम मार्क्स ले सकते हैं. इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर गेटिंग लाइक सेटिस्फेक्शन और मार्क्स इन द एग्जाम. ठीक है. सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं. लाइक एक के बदले एक आपका एक मिल जाए तो वो आपका सब एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाता है. जैसे पेन की एग्जांपल ही, एक ब्लैक पेन आपको मिल जाता है या एक ब्लू पेन मिल जाता है तो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे लाइक ब्लैक पेन हम ले लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं और वाई पे आप ब्लू पेन ले लें. सो कैम्ब्रिज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी चीज़ यूज़ कर लें. सो आपको सेम मार्क्स एग्जामिनर दे देता है. ठीक है. सपोज करें कि अ, आप तीन जो है वो ब्लू पेन यूज़ कर लें, आप एक ब्लैक पेन यूज़ कर लें, या फिर आप क्या करें, दो ये यूज़ कर लें, दो ये यूज़ कर लें, या फिर तीन ये यूज़ कर लें, एक ये यूज़ कर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हर एक ब्लैक पेन के अगेंस्ट एक ब्लू पेन को आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं. सो इस केस में आपके पास जो आईसी कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. ये थोड़े से दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जनरली ऐसे नहीं होता. 6 और 7 पॉइंट थे एल शेप्ड और सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले, बट समटाइम्स इट हैपेंस. Okay, so this was exactly what indifference curve is and what indifference curve basically shows and what are its different properties. I believe all of you are done with this. उसके बाद एक जो नेक्स्ट आइडिया है जिसको आज हम इनिशिएट कर देंगे, अगरचे ये काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है, आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट तो नहीं कर सकते बट उसको हम इनिशिएट कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और एएस में आप लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, बस एक ही इक्विलिब्रियम होता था जिसमें डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हों. लेकिन A2 के अंदर आके आपके इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं. ज़ाहिर मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इक्वल हों वो इक्विलिब्रियम होगा. फिर जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम कहते हैं मार्केट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो इक्विलिब्रियम हो जाता है. अब एक और तरह का इक्विलिब्रियम आ गया जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम.
सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अलग है, अब ये कंडीशन सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम takes place at a point where budget line is tangent to the indifference curve, अच्छा एक होता था इंटरसेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन यहाँ पे टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्शन और टेंजेंसी दो डिफरेंट चीजें होती है। इंटरसेक्शन का मतलब है दो लाइंस एक दूसरे को कट करके चली जाएंगी, क्रॉस कर लेंगी, और टेंजेंसी का मतलब है दो लाइंस आपस में कनेक्ट होंगी, बस टच करेंगे एक दूसरे को, क्रॉस नहीं करेंगे। कैसे? इसका आप ग्राफ बना लें। आपको पहले बजट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, नेगेटिवली स्लोप, और जब भी ग्राफ बनाए उसको लेबल प्रॉपरली करना जरूरी होता है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव एक्स गुड एंड ऑन वाई वी हैव वाई गुड। और ये लाइक हमारे पास कोई बजट लाइन है, ए बी नाम दे दें इसको, बजट लाइन को ए बी का नाम दे दें। अब अगर इंडिफरेंस कर्व हमारे पास लेट्स से कि ऐसे आता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, एक पॉइंट पे ये टच करते हैं और फिर इस तरह से इसकी शेप बन जाती है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, लेकिन कुछ गलती बच्चे करते हैं कि वो इस तरह से बना देते हैं, ऐसे इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, और वो फिर समझते हैं कि शायद इक्विलिब्रियम इधर आ रहा है। फिर अगर इक्विलिब्रियम इधर आ रहा है तो फिर वो इधर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी, यहाँ पे भी इक्वालिटी है। सो अगर इंडिफरेंस कर्व कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बजट लाइन को, तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ना तो इस पॉइंट पे ना ही इस पॉइंट पे। तो इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, बच्चे थोड़ी डेफिनेशन में चेंज भी कर लेते हैं अपने एंड से। वो समझते हैं कि अगर हम लिखते हैं इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व का मतलब और है, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन का मतलब और है। सो ये चीज ध्यान में रखें, लाइन हमेशा टेंजेंसी बनाती है, कर्व नहीं बनाता। ये बेसिक बेसिक प्रिंसिपल होता है। सो जहाँ बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट बनाएगी, पॉइंट ई पे कंज्यूमर वाई वन क्वांटिटी खरीदेगा वाई गुड की, और एक्स वन क्वांटिटी खरीदेगा एक्स गुड की। और वो अगर ऐसा करता है तो उसकी गिवन इनकम के साथ उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाएगा। सपोज करें ये इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट करता है कि अगर इसके अलोंग हम कहीं पे भी चले जाएं तो हमारे पास यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो है वो 100 यूनिट्स की हमें मिलेगी। सो 100 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है पॉइंट ई के ऊपर, मतलब आप कंप्लीट 100% सेटिस्फेक्शन ले लेंगे अगर पॉइंट ई पे आप कॉम्बिनेशन बाय करते हैं, यानी एक्स वन और वाई वन क्वान्टिटीज बाय करते हैं, एक्स और वाई गुड की। लेकिन क्या अच्छा ना होता कि अगर कंज्यूमर पॉइंट ई की बजाय ए पे खरीद लेता? तो क्या लगता है आप लोगों को, पॉइंट ए पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ना मिलती? चैट में लिख के बताएं। या फिर वो अगर पी ए की बजाय बी पे खरीद लेता तब भी सेटिस्फेक्शन हो सकता से ज्यादा मिलती? तो वो यहाँ पे क्यों नहीं खरीद रहा ए और बी पे, ई पे क्यों खरीद रहा है? चैट में लिख के थोड़ा बताएं आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको? जी ठीक है, फिर दो चीजें हैं, एक तो आपने बता दी, दूसरी मैं बता देता हूँ कि ओके ठीक है। ठीक है हाशिम, सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम रहेगा चाहे वो ए पे खरीदे, ई पे खरीदे या बी पे खरीदे। जी ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो तो डिक्रीज करता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपकी सेम है, पॉइंट ए हो, बी हो या सी हो या पॉइंट ए हो, along द सेम आईसी कर्व आपको सेटिस्फेक्शन जैसे मैंने पीछे बताया था 100 यूनिट्स की 100 ही मिलेगी टोटल। अब होता क्या है कि पॉइंट ए पे अगर हम होते तो हो सकता है, हमें लगता है कि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती, तो बिल्कुल भी ज़्यादा ना होती, सेटिस्फेक्शन हमें 100 ही मिलती। अगर हमारा ई पे कॉम्बिनेशन बन रहा होता तब भी हमें सेटिस्फेक्शन 100 ही मिलती। सो इट मीन्स के पॉइंट ए और बी, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर द कंज्यूमर वेदर टू परचेज एट दोज पॉइंट्स और नॉट। तो फिर वो वहां बाय क्यों नहीं करता, ई पे क्यों बाय करता है? क्योंकि उसका बजट उसे अलाउ ही पॉइंट ई पे करें।
उसका बजट मीट ही पॉइंट ई पे रहा है, यहाँ तक तो बजट उसका जा ही नहीं रहा, बजट नीचे रह गए, वहां तक वो कॉम्बिनेशन बाय नहीं कर सकता। पॉइंट बी वो बाय कर लेता, अगेन उसकी बजट नीचे रह गए और इंडिफरेंस कर्व ऊपर रह गया, तो वहां पे भी नहीं। जहां बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व मीट करेंगे, टेंजेंसी बनाएंगे, सिर्फ वो एक पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर बाइंग कर सकता है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ओके, सो उसके बाद लाइक नेक्स्ट है हमारे पास कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, ये ज़ाहिर स्टेबलाइज नहीं होता कि हमेशा एक ही पॉइंट पे रहेगा। इट मे चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन लाइक बजट लाइन। ओके, सो बजट लाइन अगर चेंज होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंजेस किस तरह से आती हैं? वो ज़ाहिर तीन वजह होती हैं जो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, तीन वजह होती हैं। चेंजेस इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होने की तीन रीजंस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं इनकम इफेक्ट, और एक को हम नाम देते हैं प्राइस इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन तीनों केसेस में लाइक जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा? इट डिपेंड्स कि टाइप ऑफ गुड्स कौन सी हैं। लाइक क्या गुड जो है वो नॉर्मल गुड है, क्या वो एक इंफीरियर गुड है या गिफन गुड है, किस तरह की गुड है, अकॉर्डिंगली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। और ये सारे इक्विलिब्रियम चेंजेस के जो लाइक सिनेरियोज हैं, कंडीशंस हैं, ये भी लाइक डिटेल टॉपिक है। आविश के मैं इसको, ये जो चेंजेस इन इक्विलिब्रियम वाला है, एक ही गो में कल के क्लास में करवा दूंगा ताकि कनेक्शन आपका आराम से बिल्ड हो सके। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लें कि आपके पास इनकम इफेक्ट का छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। इनकम इफेक्ट के केस में क्या होता था कि बजट लाइन इस तरह कंप्लीटली शिफ्ट होती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइट को चली जाएगी, कम होगी तो लेफ्ट को चली जाएगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में के केस में क्या होता है कि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगर सपोज करें एक्स गुड सस्ती हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में इस तरह से क्रॉस लाइन बनती है। कंज्यूमर समझता है कि एक्स गुड की प्राइस कम हुई है तो रिलेटिवली ये सस्ता है, वाई गुड रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। और तीसरा हमारे पास था प्राइस इफेक्ट, और प्राइस इफेक्ट के केस में इस तरह पिवटल शिफ्ट आती है बजट लाइन के अंदर। अगर एक्स गुड की प्राइस कम होगी तो बजट लाइन इस तरह से राइट को मूव करेगी, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सेस पे मूव करेगी, वाई पे वही पॉइंट रहेगा जो पहले पॉइंट था। सो ये तीन चीज़ें थी। इनकम इफेक्ट के केस में हमेशा लाइंस पैरेलल रहेंगी, प्राइस इफेक्ट के केस में पिवटल रहेंगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में इस तरह से क्रॉस लाइंस बनेंगी। और इन इन डिफरेंट सिनेरियोज में इंडिफरेंस कर्व में चेंज आने से, या इन इनकम और प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में चेंज आने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा, ये कल की क्लास में इंशाल्लाह थॉरोली इसको डिटेल से करेंगे, और कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को फिनिश भी करेंगे। ठीक है बेटा, सो सी यू फर्दर टुमारो इंशाल्लाह ताला। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको अभी क्लास के एंड पे भेज दूंगा। अगर आप लोग साथ लिख रहे होते हैं तो वो भी परफेक्ट है, और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं, या कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर से अगेन इसको सुन सकते हैं। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।